तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा जो है इस वीडियो में नेशनल डेवलपमेंट को थोड़ा सा कवर करेंगे। मैंने सारी चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट कवर कर तो दी थी, पर उसमें कुछ फैक्ट्स जो है वो मैंने वीडियो चूंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाने के कारण मैंने उसमें कवर नहीं किया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या है जो डिसाइड किया गया है। जैसे आपका वर्ल्ड जो बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड और सॉरी वर्ल्ड बैंक जो है वो डिसाइड करती है कि कौन से कंट्री कैसे डेवलपमेंट हो गए, तो उस हिसाब से जो बनाया गया है। तो जैसे डेवलप कंट्री का हिसाब से है कि मान लीजिए अगर उसकी जैसे एक कंट्री की इनकम अगर पर ईयर डॉलर यानी कि डॉलर 12,736 है, अगर 12,736 है पर एनम यानी कि हर साल, तो वो कंट्री क्या होगा, इस इतना या इससे ऊपर हो तो वो कंट्री डेवलप होगा। लेकिन अगर किसी भी कंट्री का अगर जैसे इनकम है वो अगर लेट से अगर मान लीजिए वो 1045 से कम है, तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे अगर 12,736 जो है अगर रहता है पर एनम, तो ये कंट्री क्या है, रिच कंट्री है, इससे एबव या इतना। और 1045 या इससे लेस हो तो क्या है जो है हम उसको रिच क्या हो, यहाँ पे हम उसको नॉट डेवलप सीधा से कह सकते हैं। बस इतना ध्यान में रखिए। अब जैसे इंडिया का जो आता है, तो इंडिया का लगभग होता है जो आपका 1545 या समथिंग इसके अराउंड। तो ये जो है बिल्कुल इससे ज़्यादा एबव नहीं है, थोड़ा ही एबव है, तो ये बीच में आता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि डेवलपिंग तो है बट डेवलप्ड नहीं है। डेवलप कर तो रहा है बट डेवलप्ड है नहीं, जिस तरह से अमेरिका और सारी चीज़ें। तो ये एक फैक्टर आप दिमाग में रखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी नेशनल डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो आप आराम से उस तरह से कवर कर सकते हो। उसके अलावा अदर देन फैसिलिटीज़ वो आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या है, सिक्योरिटी, पब्लिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें। अब एक और कुछ चीज़ें फैक्ट जो मैं आपको बताऊँगा, जैसे अगर इंडिया की हम बात करें कि आपको अगर लगता है कि सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र में क्या है कि महाराष्ट्र का इनकम सबसे ज़्यादा है अगर इंडिया के पूरे वर्ल्ड, इसलिए हम लोग महाराष्ट्र को जो है इकोनॉमी या आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ही मानते हैं। तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, लेकिन महाराष्ट्र में जो क्या है कि वहाँ पे जो डेथ रेट है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जिसको आप कह सकते हैं, वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली केरला से। मतलब उसको समझने से पहले आप समझ लीजिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि क्या है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको IMR भी बोल सकते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिंपल समझिएगा, इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली समझने का सिंपल मीनिंग ये है कि मान लीजिए हर साल अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चे ने जन्म लिया, हर साल 1000 बच्चे ने बर्थ हुआ, और उस 1000 बर्थ पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ में से कितने बच्चे ऐसे थे जो मर गए। मतलब 1000 बच्चों का जन्म हुआ और 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही वो मर गए, यानी कि मान लीजिए 1000 में से 12 मर गए। तो ये जो है 12 ये आपका है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब 1000 बच्चों का 1 साल में जन्म हुआ और उसमें से कितने सारे बच्चे 1 साल कंप्लीट किए बगैर ही मर गए, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हिंदी में हम लोग शिशु मृत्यु दर भी बोल सकते हैं। तो केरला का यही है 12। ये मैं जो रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कि 2013 का ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। और जो आपका महाराष्ट्र का है वो है 24। तो महाराष्ट्र में 1000 बच्चों में से 24 मरते हैं। इसका मतलब केरला में 12 है तो इसका डबल है महाराष्ट्र में। तो आप सोचिए वहाँ पे इनकम तो ज़्यादा है, इनकम भी ज़्यादा है, लोगों के पास आर्थिक रूप से बहुत अच्छा, हम उसको इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ही समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मृत्यु यानी कि इन्फेंट ज़्यादा हो रही है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि उसको हम लोग डेवलप कैटेगरी में सिर्फ इनकम की वजह से किसी को भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। दूसरा इसी तरीके से आपका होता है लिटरेसी रेट, जिसको हम लोग साक्षरता दर भी बोलते हैं। तो लिटरेसी रेट सिंपल क्या होता है, लिटरेसी रेट का मीनिंग ये होता है कि आप में जो बच्चे हैं जो 7 ईयर्स तक आप कह सकते हैं वो कितने पढ़े हैं, मतलब कितने वैसे बच्चे हैं जिनको वो चीज़ें एटलीस्ट आती है। और इंडिया में एक बात दिमाग में रखिएगा, लिटरेसी रेट में हमेशा ये चीज़ ऑलरेडी बोला भी जाता है कि ज़्यादातर इंडिया में अगर लिटरेसी रेट का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है तो अगर किसी को साइन करना आता है, अपना नाम लिखना आता है कुछ, तो उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट कितना लो है। लिटरेसी रेट के अलावा जो चीज़ें आपके पास हैं जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए BMI है। अब हम कैसे डिसाइड करें,
जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। ये बॉडी मास इंडेक्स क्यों बनाया गया पहले वो समझ लीजिए आप। तो बॉडी मास इंडेक्स सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे बोलेंगे कोई आदमी हेल्थ उसका अच्छा है या नहीं, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा जिससे हम बताएं कि हाँ वो हेल्दी है या वो ओवरवेट है, वो अंडर नूरिश्ड है, वो उसको खाने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसलिए एक फैक्टर बनाया गया डीएम है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इससे हम अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हम इसको फर्दर बता या सोच सकते हैं हम कैसे कि यार हम वेट मेरा ज़्यादा है या कम है। तो सबसे पहले इसको निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले आप अपना वेट निकालिए, आपका वेट कितना है, वेट इन केजी में अपना वेट निकालिए। फिर आप अपना हाइट और हाइट इन सेंटीमीटर या निकाले और स्क्वायर में होना चाहिए। अगर हाइट मीटर में निकाले तो हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर आप बॉडी मास इंडेक्स निकाल रहे हैं वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर, अगर इसको निकालने के बाद आपको आपकी जो वैल्यू आती है इसकी वैल्यू, अगर आपको वैल्यू आती है लेट से 25 से एबव, अगर 25 से ज़्यादा आ रही है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर 18.5 से कम आ रही है तो आप अंडर नूरिश्ड हैं, मतलब आपको खाने की ज़रूरत है, यानी कि आपका हेल्थ ठीक नहीं है। आप इसी बीच में लाई करना चाहिए, मतलब 18.5 से लेकर 25 के बीच में अगर आप आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हेल्दी हैं और आपको बिल्कुल परफेक्ट हैं और हेल्थ आपका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका बॉडी मास इंडेक्स है। अब बचे कुछ जो इस चैप्टर में अगर कुछ होंगे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, बट मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। कुछ चीज़ें जो छूट जाएंगी और डाउट उसके जैसा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक आप इस चीज़ों को रिवाइज करके और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन खत्म करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।